हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचार की सेकंड यूनिट आरंभ करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों के बारे में। संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक माना जाता है। एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य, जो कि इटली में है, के एक्विनो नगर में हुआ था। एक्विनास के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 60 ग्रंथों की रचना की है और उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं या उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके नाम एथिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन किंगशिप, सुमा थियोलॉजिया इत्यादि हैं। लेकिन राजनीतिक विचारों के आधार पर उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो हैं एथिक्स और पॉलिटिक्स। राजनीति शास्त्र संबंधी उनके विचार हमें एथिक्स और पॉलिटिक्स में पढ़ने को मिलते हैं। एक्विनास को मध्य युग का महान राजनीतिक चिंतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एक्विनास ने अपने समय में प्रचलित दो विरोधी तत्वों को, या हम कहें कि एक्विनास ने विरोधी तत्वों और सिद्धांतों को आपस में समन्वय करने का प्रयास किया था। उसने विरोधी तत्वों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करके एक पद्धति का रूप प्रदान करने की कोशिश की थी। इस कारण से थॉमस एक्विनास को मध्य युग का महान दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। आज इस लेक्चर में हम थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, थॉमस एक्विनास, जैसा कि इनके नाम के आगे संत लगा है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि एक्विनास के विचारों में धार्मिक और राजनीतिक तत्वों का समन्वय रहेगा। एक्विनास की ये कोटेशन है कि व्यक्ति लौकिक शासकों की आज्ञा पालन करने के लिए उसी सीमा तक बाध्य है जिस सीमा तक न्याय की व्यवस्था यह मांग करती है, किंतु यदि उनके द्वारा उचित रूप में नहीं वरना अनाधिकार रूप से पद प्राप्त किया जाता है या यदि वे अनुचित आज्ञाएं देते हैं तो उनके प्रजाजन उनकी आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। संत थॉमस एक्विनास के बारे में मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि उन्हें मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। वे महानतम समन्वयवादी विचारक थे। मध्यकालीन विचारकों में उन्हें सबसे महान राजनीतिक विचारक माना जाता है। फॉस्टर ने उन्हें महान क्रमबद्ध दार्शनिकों में से एक कहा है। वह समग्र रूप से मध्यकालीन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम एक्विनास के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे तो जो एक्विनास है वो अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित था। एक्विनास के राजनीतिक विचार अरस्तु के राजनीतिक विचारों से काफी मेल खाते हैं। जब हम एक्विनास के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे तो यह स्पष्ट लगेगा कि एक्विनास कहीं ना कहीं अरस्तु से प्रभावित था, किंतु वह अरस्तु की बातों को पूर्ण और अंतिम सत्य नहीं मानता था, क्योंकि एक्विनास के विचारों में धार्मिक तत्वों का समावेश रहेगा। वह वैज्ञानिकता पर चलने का प्रयास करता है, लेकिन वैज्ञानिकता को वह अंतिम सत्य नहीं मानता। उसकी दृष्टि से अंतिम सत्य ईसाई धर्म है। वह समझता था कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य ज्ञान को पूरा करने वाला है। इस प्रकार उसने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय करने का प्रयास किया है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं,
और वो इसलिए कि अरस्तु ने अपने राजनीतिक विचारधारा को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से पेश किया है उसने अपनी विचारधारा को। जो एक्विनास है वो अरस्तु की वैज्ञानिकता की कसौटी को सही मानता है, वह उसके विचारों का समर्थन करता है, लेकिन एक्विनास का मानना है कि जो अंतिम सत्य है वो ईसाईयत विचारधारा है। तो वह अरस्तु और ईसाईयत विचारधारा को साथ लेकर चलता है। एक्विनास इसे स्वीकार करते हुए कहता है कि मानव जीवन का इससे भी बड़ा एक लक्ष्य होता है जिसकी तुलना में वह सुख गौण है, और वह है पारलौकिक आनंद या मुक्ति प्राप्त करना। राज्य को वो भौतिक सुख की श्रेणी में मानकर चलता है और जो चर्च है उसको वो पारलौकिक सुख की श्रेणी में मानता है। तो ये मानता है कि भौतिक सुख की तुलना में जो पारलौकिक सुख है वो श्रेष्ठ है, और इस कारण जो चर्च है वो राज्य से श्रेष्ठ है। तो एक्विनास के इन राजनीतिक विचारों को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक्विनास के आते हैं राज्य संबंधी विचार। देखिए, जो राज्य की ये जो एक्विनास था वो मध्य युग का विचारक था, और मध्य युग में यह धारणा प्रचलित थी कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो मनुष्य के पापों के कारण हुई है, या मनुष्य के अधःपतन या पाप के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो मध्य युग के विचारक थे वो राज्य को एक प्राकृतिक संस्था न मानकर एक आवश्यक बुराई मानते थे, क्योंकि वो व्यक्ति के पापों का परिणाम है। यानी कि राज्य को वो श्रेष्ठ या लोक कल्याणकारी संस्था न मानकर व्यक्ति के पापों का परिणाम मानते हुए उसे एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते थे। और उनका यह मानना था मध्य युग के विचारकों का कि राज्य तथा सरकार का मुख्य कार्य मनुष्य की इस पाप प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना है। लेकिन एक्विनास ने मध्य युग के इस विचार का समर्थन नहीं किया। यहाँ जो एक्विनास है वो अरस्तु के विचारों से सहमत है, क्योंकि अरस्तु यह मानकर चलता था कि मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है, और राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के विकास के लिए राज्य आवश्यक है। तो एक्विनास ने भी यूनानी दार्शनिकों के इस विचार को स्वीकार किया कि जो मानव स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, और मनुष्य के जीवन के लिए राज्य इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह मनुष्यों की बुराइयों पर रोक लगाता है, वरना इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि जो एक्विनास है वो राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं मानता। एक्विनास का मानना है कि राज्य के बिना मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। उसके विचार मध्य युग के विचारों का परिमार्जन प्रस्तुत करते हैं। उसके अनुसार राज्य का कार्य केवल मनुष्य की पाप प्रवृत्ति का नियंत्रण करना नहीं, वरना वह एक ऐसी संस्था है जिसमें रहकर मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है। फिर वो राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है, और राज्यों के वर्गीकरण के संबंध में भी एक्विनास अरस्तु के विचारों को ही आदर्श मानता है। अरस्तु ने जब राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, या अरस्तु ने जो सरकारों का वर्गीकरण दिया था, तो उसमें भी वह दो लक्ष्यों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण करता है। एक लक्ष्य जनहित में कार्य करना, और दूसरा लक्ष्य केवल अपने हितों की पूर्ति करना। तो एक्विनास भी अरस्तु के विचारों का समर्थन करते हुए वह भी 6 प्रकार के राज्य हमें बताता है, और इन 6 प्रकार के राज्यों में वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानकर चलता है।
वह निरंकुश शासन तंत्र को सबसे खराब बताता है। और इसके अतिरिक्त उसने कुलीन तंत्र, मध्यम वर्गीय जनतंत्र, सामंतंत्र और लोकतंत्र का भी जिक्र अपने विचारों में किया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली वो राजतंत्र को मानकर चलता है। यद्यपि हम कहते हैं कि एक्विनास अरस्तु के विचारों से प्रभावित था, लेकिन अरस्तु मध्यम वर्गीय लोकतंत्र, जिसे वो पॉलिटी कहता है, उसका समर्थन करता है, किंतु एक्विनास का पूर्ण झुकाव राजतंत्र की ओर था। वह राजतंत्र का समर्थन करते हुए कई प्रकार के उदाहरण भी देता है। वो कहता है कि जैसे मधुमक्खियों का छत्ता है, तो मधुमक्खियों का जो ग्रुप समूह होता है वो अपनी रानी मधुमक्खी के अनुसार चलता है, उसको फॉलो करता है। इसी प्रकार एक्विनास एक और उदाहरण देकर राजतंत्र का समर्थन करता है। कहते जैसे मनुष्य का ये जो शरीर है उसमें विभिन्न अंग हैं, लेकिन इन विभिन्न अंगों में जो मस्तिष्क है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो संपूर्ण अंगों को आज्ञा देता है। तो इसी तरह शासन प्रणालियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है वो राजतंत्र है। राज्य का एक मुखिया होना चाहिए। उसने राजतंत्र के समर्थन में अनेक तर्क दिए। उसका मत था कि जो एकता समाज का मुख्य ध्येय है, अतः सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की जो बागडोर है वो एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। एक तरफ एक्विनास राजतंत्र का समर्थन करता है और दूसरी तरफ वह राजतंत्र के वंशानुगत स्वरूप का समर्थन नहीं करता। थॉमस एक्विनास ने कहा कि राजतंत्र को वंशानुगत रहने के बजाय निर्वाचित कर देने की परंपरा का प्रारंभ होना चाहिए, यानी कि जो राजा है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए और निर्वाचन के पश्चात राजा पर शपथ द्वारा यह बंधन लगाया जाना चाहिए कि वह शासन का कार्य संविधान के अनुसार ही करे। तो हम कह सकते हैं कि एक्विनास ने राजतंत्र का यद्यपि समर्थन किया है और राजतंत्र का समर्थन करते हुए वह विभिन्न उदाहरण देता है, लेकिन एक्विनास निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं करता और एक जगह तो वो यहाँ तक कह देता है कि राजा का भी निर्वाचन होना चाहिए, लेकिन वो लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता। लोकतंत्र के स्थान पर वो राजतंत्र का समर्थन करता है। तो ये थे इसका नेक्स्ट जो राजनीतिक विचार आते हैं वो है सरकार के कार्य। कहते थॉमस के अनुसार शासन का सबसे प्रमुख कार्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना है जिसके अंतर्गत उसके प्रजाजन उचित जीवन व्यतीत कर सके। देखिए, लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता, लेकिन वो निरंकुशता का भी समर्थन नहीं कर रहा और सरकार से भी यह अपेक्षा करता है कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो जनहित में किए जाएंगे। सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखे। उसने कहा कि शासन के द्वारा कानूनों के उचित पालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में उसके द्वारा पुरस्कारों और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार के कार्यों के अंतर्गत नेक्स्ट वो बताता है कि उसके द्वारा बाहरी शत्रुओं और आक्रांताओं से अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रवों से बचाना चाहिए। शासक के द्वारा अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलाई जानी चाहिए और राज्य के द्वारा अपनी जनसंख्या को सीमित रखा जाना चाहिए। तो ये थे सरकार के कार्य, अर्थात सरकार के द्वारा सभी कार्य जनता और समाज के हित में होने चाहिए। अब नेक्स्ट राजनीतिक विचार है संपत्ति संबंधी विचार। तो अरस्तु के समान
थॉमस एक्विनास भी व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है। एक्विनास यह मानकर चलता है कि संपत्ति मानव जीवन के लिए आवश्यक है। वह अरस्तु के समान संपत्ति का समर्थन करता है, लेकिन यहाँ पर भी उसके विचार अरस्तु से थोड़ा भिन्न हो जाते हैं। वह व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन न करके उसका मानना है एक्विनास का कि संपत्ति का प्रयोग सामूहिक आधार पर किया जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि एक्विनास के विचारों पर धार्मिकता की छाप स्पष्ट नजर आती है, तो एक धार्मिक संत की भांति वो यह मानकर चलता है कि संपत्ति का प्रयोग सामूहिक रूप से होना चाहिए ताकि राज्य के समस्त नागरिकों के आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण विचार है दास प्रथा संबंधी विचार। जब हम अरस्तु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन कर रहे थे तो अरस्तु ने भी दास प्रथा का समर्थन किया था। इसी तरह एक अन्य संत ऑगस्टाइन ने भी दास प्रथा का समर्थन किया था। तो एक्विनास ने भी अरस्तु और ऑगस्टाइन की भांति दास प्रथा का समर्थन करता है, लेकिन उसके विचार अरस्तु और ऑगस्टाइन से भिन्न हैं, अलग है। अरस्तु जब दास प्रथा का समर्थन करता है तो उसकी जो दास प्रथा है वो बौद्धिक योग्यता पर आधारित है, यानी जो इंटेलिजेंट और बुद्धिमान लोग हैं वो शासक बनने के लिए पैदा हुए हैं और मंद बुद्धि लोग दास बनने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ ऑगस्टाइन ने कहा था कि दास प्रथा को पापियों को दंड देने की ईश्वरीय व्यवस्था ऑगस्टाइन मानता था, किंतु एक्विनास ने एक अलग तर्क दिया दास प्रथा का समर्थन करने के लिए। एक्विनास का मानना था कि जो दास प्रथा है वो युद्ध में पराजित सैनिकों को दास बनाने का समर्थन करता है। एक्विनास ने इस प्रथा के पक्ष में यह तर्क दिया कि इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह की भावना का संचार होता है। जब युद्ध में पराजित होने पर सैनिकों को दास बना लिया जाएगा तो सैनिक युद्ध में अधिक वीरता और साहस का परिचय देंगे। तो वो दास प्रथा का समर्थन इस आधार पर करता है कि दास प्रथा के कारण सैनिक युद्ध में अधिकाधिक वीरता प्रदर्शित करेंगे, वो अधिक साहस से कार्य करेंगे, उन्हें यह डर रहेगा कि वो विजयी बने, और यदि वो पराजित होते हैं तो उनको दास बना लिया जाएगा। तो इस तर्क के आधार पर एक्विनास दास प्रथा का समर्थन करता है। इसी संदर्भ में नेक्स्ट विचार आता है धर्म सत्ता और राज सत्ता संबंधी विचार। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जो संत थॉमस एक्विनास है, यद्यपि उनके विचार वैज्ञानिकता पर आधारित हैं, वो निरंकुशता का समर्थन नहीं करता, लेकिन वो एक धार्मिक संत थे। धार्मिक संत होने के कारण एक्विनास ने अपने राजनीतिक विचारों में धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच में एक तरह से ऐसा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है जिसमें राज सत्ता धर्म सत्ता के अधीन आ जाती है। वो कहता है एक्विनास कि जो राज्य है, राज्य का लक्ष्य भौतिक सुख की प्राप्ति करना है। दूसरी तरफ धार्मिक सत्ता का प्रतिनिधित्व चर्च के द्वारा किया जाता है और चर्च का उद्देश्य परलौकिक सुख की प्राप्ति करना है और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य परलौकिक सुख की प्राप्ति करना है। उसके आगे या हम कहें कि परलौकिक सुख के आगे जो भौतिक सुख है वो गौण है। तो इस आधार पर
एक्विनास यह मानकर चलता है कि चर्च के आगे जो राजा और उसका राज्य गौण है। वो यह मानकर चलता है कि राजा को जो चर्च के आदेशों के अनुसार कार्य करना चाहिए, चर्च की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। एक्विनास का विचार है कि विश्वास के क्षेत्र में चर्च अंतिम सत्ता होने के कारण उसे लौकिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। एक्विनास ने कहा कि शासक का यह कर्तव्य है कि वह लौकिक कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपादित करे और इस तरह राज्य के अधिकार पुरोहित या पादरी वर्ग और चर्च के देवीय कानून के अधीन होने चाहिए। जब हमने एक्विनास का यह चैप्टर आरंभ किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक्विनास ने दो विरोधी तत्वों में समन्वय करने का प्रयास किया। तो ये विरोधी तत्व हैं। एक तरफ वो राज्य की उत्पत्ति के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे राज्य को वो चर्च के अधीन कर देता है। और उसने यहाँ तक कहा एक्विनास ने कि यदि कोई शासक चर्च की आज्ञाओं की अवहेलना करता है तो उसे पदच्युत और बहिष्कृत कर देना चाहिए, उसको उसके पद से हटा देना चाहिए। तो मध्यकाल में जो पोप था तो पोप का भी यही विचार था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह चर्च की अवहेलना करे यदि कोई राजा तो उसे उसके पद से हटा देना चाहिए। एक्विनास मध्यकाल के इस विचार का समर्थन करता है। एक्विनास का विचार था कि नागरिक कल्याण और मुक्ति से संबंधित सभी विषयों में पोप को सभी शासकों पर सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। अब उसने देखो क्या एक उदाहरण दिया है। उसके अनुसार राज्य रूपी जहाज पर जो राजा है वो एक बढ़ई, एक कारीगर की भांति है, जिसका कार्य आवश्यक मरम्मत द्वारा जहाज को ठीक हालत में रखना है। किंतु चर्च का कार्य जहाज के चालक जैसा है जो उसे निश्चित स्थान की ओर ले जाता है। तो जिस प्रकार बढ़ई जहाज के चालक के अनुशासन में रहता है, उसी प्रकार राज्य और उसके शासक को चर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए। तो इस तरह एक्विनास ने राज्य के समस्त व्यक्तियों और संस्थाओं पर चर्च का प्रभुत्व सिद्ध किया है। तो ये थे एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचार, जिसमें उसने राज्य और चर्च में से चर्च को सर्वश्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट जो विचार हैं वो है कानून संबंधी विचार। जो कानून संबंधी विचार है उस पर भी एक्विनास ने बड़े व्यापक विचार प्रस्तुत किए हैं। एक्विनास यह मानकर चलता है कि जो कानून है, कानून पर विचार करते हुए वो कहता है कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। एक्विनास के समय में भी कानून के संदर्भ में भी दो तरह की विचारधाराएं थी। कुछ विचारकों का मानना था कि कानून बुद्धि यानी कि कानून सबसे ऊपर है, वो बुद्धि पर आधारित है, विवेक पर आधारित है। तो एक्विनास भी इस विचार का समर्थन करता है कि कानून विवेक पर आधारित है, कानून सार्वभौमिक है, कानून के ऊपर कोई सत्ता नहीं होती और कानून की आज्ञा का पालन सबको करना होता है। लेकिन साथ में वो यह भी मानता है कि जो कानून है वो राजा से ऊपर नहीं है। यद्यपि राजा उसमें मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकता,
लेकिन राजा की आज्ञा का भी कानून के अनुसार ही पालन करना चाहिए। तो ये थे एक्विनास के राजनीतिक विचार। धन्यवाद।